Welcome everybody. Today we'll start the chapter motion. This is the chapter 8 of class 9 and this is the first session of this chapter. In this session we'll be discussing what is motion, then uniform and non-uniform motion, distance and displacement, scalar and vector quantity, speed, uniform and non-uniform speed, average and instantaneous speed. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव वर्ड्स। जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो वहाँ रेस्ट की बात जरूर आती है, ठीक है। एंड बोथ दीज वर्ड्स आर रिलेटिव। हाउ an object may be in motion and at rest in both the states simultaneously. एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट में रह सकते हैं। जैसे when we are traveling by a train then we are in motion with respect to train, ठीक है। तो हम जब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं हम मोशन में है, ओके, with respect to train. अभी what is motion? A body is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. इसका मतलब क्या है? किसी बॉडी मोशन में है कब बोलेंगे? जब उसका कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज होता है, जब विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या? मैं मोशन में हूं, मान लीजिए मैं अपने घर से मूव करना शुरू किया एंड आई एम इन मोशन, तो तब कैसे कहा जाएगा कि इफ आई एम मूविंग एंड मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट में क्या लूंगी? मेरा घर। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी तक मैं जा चुकी हूँ, दैट मीन्स आई एम इन मोशन एंड आई एम अवे फ्रॉम माई होम, 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। When the train is moving, then the position of the train changes continuously with respect to stationary objects like platform. जैसे ट्रेन का पोजीशन हम कैसे बताएंगे? ट्रेन का पोजीशन जब मोशन में है तो उसका पोजीशन चेंज होता रहता है, बट किसके रेस्पेक्ट में? हम उसको कोई तो किसी भी चीज को तो हम एक लेंगे रेफरेंस पॉइंट, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे कि ट्रेन इतनी दूरी पर है? तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? स्टेशनरी, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम ले सकते हैं एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हम ले रहे हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज द रेफरेंस पॉइंट क्योंकि ये स्टेशनरी है और ट्रेन मूव कर रहा है। सो अब मान लीजिए एक घंटे के बाद ट्रेन पहुंचा 20 किलोमीटर, 2 घंटे के बाद पहुंचा 45 किलोमीटर। तो इन दिस वे आफ्टर 2 hours the position of the train is 45 kilometer away from the platform. तो इसका मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म इज द रेफरेंस पॉइंट और हम ट्रेन का पोजीशन कैसे बता रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म से कितने दूरी पर है हम वो बता रहे हैं। और ट्रेन क्योंकि मोशन में है इसीलिए उसका पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 45 किलोमीटर, सो लाइक दिस। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, जब भी मोशन की बात कर रहे हैं तो मैंने तीन चीजें बताई। एक है रेफरेंस पॉइंट और दूसरा है पोजीशन। सो यहाँ पर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे तीनों की। मोशन इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए चेंज इन पोजीशन, जिसका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है पोजीशन, तो उसको कहा जाता है मोशन, ओके।
तो अभी अभी मैंने बताया कि आप कैसे पता करोगे कि कोई चीज मूव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है तब हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है और मूव कर रहा है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज ए स्टेशनरी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। जैसे मैंने बताया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एक स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, और उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि उससे ट्रेन कितने दूरी पर है। हम कंपेयर करें 1 घंटे में कितना दूरी पर था, 2 घंटे में कितने दूरी पर था, ठीक है। तो हम उसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं जो कि एक स्टेशनरी पॉइंट है एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंड व्हाट इज इट्स यूज टू मेजर द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। तीसरी चीज मैंने बताया आपको पोजीशन, द पॉइंट और एरिया occupied बाय ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेन की बात कही, तो ट्रेन की पोजीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ट्रेन मोशन में है बता रहे हैं। तो ट्रेन का जो पोजीशन है दैट मीन्स द एरिया ऑक्युपाइड बाय द फिजिकल ऑब्जेक्ट। हमने एग्जांपल में क्या बताया आपको, ट्रेन। सो ट्रेन का पोजीशन। सो जब भी मोशन की बात चलती है तो वहां पर हमारा दो चीजों और दो चीज की बात उठती है, वो है रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन। To describe the position of an object, we need to specify a reference point which is called origin. Let us assume that a railway station is 1 kilometer north of the village. तो हम बोल रहे हैं कि रेलवे स्टेशन गांव के नॉर्थ में 1 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम रेलवे स्टेशन का पोजीशन बता रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द विलेज। तो इस एग्जाम्पल में विलेज इज द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन। तो हम दूरी तय कर रहे हैं कहां से लेकर, विलेज से लेकर। तो विलेज हो गया रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन। तो इस तरह हम ट्री को, स्कूल को, पोस्ट ऑफिस, एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन ले सकते हैं क्योंकि ये स्टेशनरी है। लेकिन समटाइम्स द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग also can be taken as stationary, can also be taken as origin or reference point, that I'll tell you. Okay, मैं आपको बता रही हूँ कैसे। लेकिन ये लास्ट पॉइंट आप देखिए, on the other hand there are some objects as cars, buses, trains and aeroplanes etc. do not remain stationary all the time. They can move from one place to another and actually no object is in the state of absolute rest. तो इसीलिए कहा जाता है कि द रेस्ट एंड मोशन आर टू रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव वर्ड्स, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रह सकता है, मोशन में भी रह सकता है। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, बाहर कोई दूसरा आदमी खड़ा है, तो हम जब ट्रेन में मूव कर रहे हैं तो हमारे लिए दैट पर्सन इज मूविंग बैकवर्ड। वो जैसे ट्रेन आगे बढ़ता जाता है तो वो पर्सन पीछे मूव कर रहा है और हम स्टेशनरी है हमको लगता है। लेकिन उस आदमी क्या है, वो आदमी जो बाहर खड़ा है वो स्टेशनरी है, हम मोशन में है। तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आवर पोजीशन, हम कहाँ है उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि कोई मोशन में है और द सेम पर्सन इज एट द सेम टाइम इन द स्टेशनरी स्टेट। ये देखो रेफरेंस पॉइंट एंड मोशन। जैसे मैंने बताया रेफरेंस पॉइंट्स कैन बी नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ सरफेस, ट्री, बिल्डिंग, ये सबको हम नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट में लेते हैं। बट मैंने अभी बताया आपको रेफरेंस पॉइंट्स कैन बी मूविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो। सो लाइक टू कार ड्राइविंग एट वन अनदर, दो कार सपोज से मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं कि
मान लीजिए दो कार है, कार ए एंड कार बी है, तो कार ए कार बी से कितने दूरी पर है? दोनों ही मोशन में है, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन कार ए कार बी से कितने दूरी पर है? तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं कि दोनों मूविंग है, इसीलिए हम एक कार का जो पोजीशन दूसरे कार के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट द रेफरेंस पॉइंट, हियर द मूविंग ऑब्जेक्ट इज द रेफरेंस पॉइंट. ओके, लाइक ए फुटबॉल बीइंग थ्रोन टू ए वाइड रिसीवर. जैसे आपका जो गोलकीपर होता है ना, उसके पास हम जब फेंकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो योर रेफरेंस पॉइंट. जो वाइड कीपर, इट इज नॉट स्टैटिक. वाइड कीपर तो खड़ा नहीं होता एक जगह पर, वो स्टैटिक नहीं होता. तो फुटबॉल कितने दूरी से हम फेंके उसके पास, अभी कितने पास जा रहा है वाइड रिसीवर का. तो ये हो गया आपका दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में किस तरह हम मोशन को तय करेंगे. ये देखिए आपका, तो ये देखिए मोशन में मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ डायग्राम में. यहाँ एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ. देखिए ये मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से ये आदमी ने, ये बंदे ने मूव करना शुरू किया, तो ये हो गया उसका ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट. और ये इधर से दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये मूव किया. ठीक है, तो ये राइट से लेफ्ट को मूव किया, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव पोजीशन. अगर ये राइट को मूव करता है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पोजीशन. अगर ये लेफ्ट को मूव करता है तो उसको कहा जाता है नेगेटिव पोजीशन. ओके, सो अगर ये यहीं पर ही रहता है तो दिस इज द जीरो पोजीशन. ओके, सो इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम आगे चलकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं. तो चलिए यहाँ देखिए, कॉस्मस हाउस इज द रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर. ठीक है, और स्कूल की दूरी क्या है? नेगेटिव पोजीशन में, आई मीन लेफ्ट में है. ओके, सो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको जीरो लेंगे, तो अगर ये नेगेटिव में जाएगा, मतलब लेफ्ट में जा रहा है, तो उसका पोजीशन हम नेगेटिव में दिखाएंगे. और स्कूल का दूरी 300 किलोमीटर है कॉमा के हाउस से ऑपोजिट डायरेक्शन में. और शॉप एक दुकान है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, आई मीन पॉजिटिव, लाइक यू कैन से दैट इन द राइट साइड, राइट वे में है. तो शॉप इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कॉमर्स हाउस. Now distance traveled and displacement. Distance traveled by an object and the displacement are different quantities. ठीक है? Distance has magnitude and no direction, but displacement has magnitude and direction. ये point आप याद रखो. Distance का magnitude होता है, लेकिन उसका कोई direction नहीं होता. ठीक है, हम जब बोलते हैं कि इस आदमी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर कवर किया, तो वहां पर हम नहीं बोलते कि नॉर्थ या साउथ में या ईस्ट वेस्ट में गया. लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तब हमको ये बोलना पड़ेगा द पर्सन इज, उसका पोजीशन कैसे बोलेंगे? द पर्सन इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन इट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, thus distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. जिस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ा रहता है उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके साथ डायरेक्शन जुड़ा नहीं रहता उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी. ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, समझना है. The displacement of a moving body will be zero if after traveling certain distance the moving body finally comes back to its starting point. आप मान लो, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, देखो आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ तक गए, फिर आप वापस यहाँ आ गए, तो आपका डिस्टेंस हुआ कितना? डिस्टेंस कितना हुआ? 0 to 300 गए. ठीक है, फिर वापस आए 300, तो 600 हुआ आपका डिस्टेंस. बट आपका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन क्या है? आपका पोजीशन इज 0. सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस इज 600. गए आप 300, फिर वापस आए 300.
ठीक है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है मैंने यहाँ पर समझाया है। सो स्केलर क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप देखो यहाँ पर किसी का वॉल्यूम पूछेंगे, आपको वॉल्यूम बताओ, इस बॉक्स का वॉल्यूम बताओ, तो उसके तो हमको डायरेक्शन बताना नहीं है, तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगी कि इसका वेलोसिटी बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी बताओ, तो हमको डायरेक्शन दिखाना जरूरी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ एरो मार्क दिया है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी इज दिस मच। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ और एक लिस्ट मैंने दिया है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का, आपको ये थोड़ा आप याद रख लीजिए और उसको समझना भी है। आप देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले रखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट देखिए, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, पावर इज द स्केलर क्वांटिटी, देन इम्पल्स इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये टर्म सब हमको रिलेटेड लगते हैं, लेकिन एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। उसी तरह लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। और यहाँ इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी एंड ड्रैग, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। आप देखो, आपको मैं यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो ये देखो, ए से बी तक किसी पर्सन ने मूव किया, तो उसने क्या किया, ये पाथ लिया। ए से बी जाने के लिए he has taken this path, ये पाथ लिया, तो इसका जो लेंथ होगा, द टोटल डिस्टेंस और टोटल लेंथ, टोटल पाथ टेकन बाय ए पर्सन टू रीच द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए जो पाथ किसी पर्सन ने लिया या ऑब्जेक्ट ने लिया, वो होता है उसका डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ है। अभी क्या है, आपको ए से बी का जो शॉर्टेस्ट दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो हम अगर ये स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे तो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा सबसे, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या होता है आपका, हमारा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। मान लो किसी आदमी ने ऐसे सीधा मूव कर लिया, तो उसका डिस्टेंस जितना, डिस्प्लेसमेंट उतना हो गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हमें कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ एक न्यूमेरिकल्स आपके लिए है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इस आदमी ने यहाँ से शुरू किया, इस पेड़ तक गया, फिर इस पेड़ से लेकर ये घर तक गया, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इज 4 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना हो गया, 7 मीटर। ओके, तो the distance covered by the person is 4 plus 3, क्योंकि उसने एक्चुअल पाथ जो कवर किया वो हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन हम निकालेंगे, उसको पूछा जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, हम उसको शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जो दूरी है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो यहाँ पर देखो ये इट फॉर्म्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ हम इसकी जो दूरी है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है, उसको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। सो वही फॉर्मूला डाल के इसका हम
डिस्टेंस इसका जो लेंथ है निकालेंगे एंड दैट कम्स अराउंड 5 मीटर। तो अभी देखिए ये 4 मीटर एंड 3 मीटर मिलाकर 7 मीटर हुआ उसका डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना 5 मीटर। When a body moves from one point to another point, the distance traveled is the actual length of the path traversed. So, what is the distance here? It is mentioned. And whereas displacement is the shortest distance between the initial position and the final position of the body along with a direction. ये आपको बता चुकी हूँ मैं। If the body moves along a straight line without changing its direction, then the magnitude of the displacement is equal to the distance traversed। मैंने जैसे आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में एक आदमी मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तब उसका डिस्टेंस जो है उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ, displacement is the shortest distance between the initial position and final position, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, distance can never be zero। डिस्टेंस मतलब क्या है? उसका एक्चुअल पाथ जो कवर किया है तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता, स्टार्टिंग पॉइंट से तो मूव किया है उसने। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे? मान लो राइट साइड में जा रहा है तो उसका पोजीशन राइट साइड में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में हुआ तो नेगेटिव हुआ। मान लो कोई आदमी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया, मान लीजिए ए से शुरू किया, बी तक गया, फिर बी से वापस ए में आ गया, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, बट उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। Now unit of distance is meter and unit of displacement is also meter. अभी what is the uniform motion? If a body travels equal distance in equal interval of time, however small these intervals may be, then the body has a uniform motion. इसका मैं example बताती हूँ आपको। एक बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे वो इंटरवल ऑफ टाइम कितना भी कम ना क्यों हो। अब देखो एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ए कार रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ से 40 किलोमीटर पर आवर विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एवरी आवर। इसका मतलब क्या है? हम 1 घंटे के बाद देखें कि कार जो मूव कर रहा है 40 किलोमीटर गया है, 2 किलोमीटर के बाद हम देखेंगे 80 किलोमीटर गया है, 3 घंटे के बाद देखेंगे हम कि वो दैट इज 40 प्लस 40 प्लस 40 120 किलोमीटर गया है। इसका मतलब क्या है? हर घंटे में ये 40 किलोमीटर ही जाता है, इसका और जो डिस्टेंस है चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह का मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सिस। ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जांपल दे दिया जाएगा कि ये पर्सन इज मूविंग this much of distance in first 1 hour, in second 1 hour he has moved this much of distance, then draw the distance time graph. Okay, so remember, first of all you have to find out whether the person is in uniform motion or non uniform motion. ठीक है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, और उसका जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। ओके, अब यहाँ मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ। ये देखो, आपको देखो यहाँ पर टाइम लिया गया और ये डिस्टेंस लिया गया मीटर में, ये मिनट्स में लिया गया। फर्स्ट मिनट में 10 किलोमीटर, सेकेंड मिनट में 20 किलोमीटर, थर्ड मिनट में 30 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? वो 10-10 किलोमीटर ही मूव कर रहा है और टाइम इंटरवल कितना? 1 मिनट। सो टाइम यहाँ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, लाइक 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, और यहाँ डिस्टेंस भी आपका 10 किलोमीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट।
तो हमारा ग्राफ आता है इस तरह, अगर सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन inclined टू द टाइम एक्सिस। ओके, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A body has a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time. एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड में 4.9 मीटर मूव किया, सेकंड सेकंड में 14.5 मीटर मूव किया, थर्ड सेकंड में 24.5 मीटर मूव किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है उसका जो मोशन है इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए ये टाइम के साथ साथ इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंक्रीजिंग। ओके, ये इंक्रीज हो रहा है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये 4.9 मीटर था, फिर ये 14.7 हो गया, लगभग इसका 10 डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ यहाँ से यहाँ देखिए आप, इसका इसके इसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहा। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे आएगा? इट इज ए कर्व्ड लाइन। अब देखो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, देखो पहले 2 मिनट में गया, देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से देखिए ये यहाँ था less than 10, सपोज से इट इज 2 किलोमीटर था। ठीक है, व्हेन इट वाज सपोज से 2 सेकेंड में। फिर अब देखो धीरे धीरे इसका जो टाइम के साथ साथ इसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, आई मीन इसका मोशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंक्रीजिंग, तो जिसकी वजह से ये एक कर्व्ड लाइन आता है। ठीक है, तो ये देखो जब दो, यहाँ 2 था, यहाँ 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना था, सपोज यहाँ आप लो, तो ये 2 सेकेंड में 2 किलोमीटर था। लेकिन अभी 4 सेकेंड में आप देखो, 4 सेकेंड में लगभग ये 8 किलोमीटर हो गया। फिर 6 सेकेंड में ये आपका इट इज अबाउट 12 किलोमीटर। 8 सेकेंड में इट इज अबाउट 20 किलोमीटर। तो ये जो दूरी तय कर रहा है, ये कैसे टाइम के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक कर्व्ड लाइन आएगा, ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो दिस shows that it is the object is in non-uniform motion. Now concept of speed. The rate of motion of a body is measured by the distance traveled by that body in unit time, which is known as the speed of the body. So speed क्या है? The rate of motion of a body in unit time is called speed. Okay, so this is the definition written in the bold letter. The speed of a body is the distance traveled by it per unit time. The speed of a body can be calculated by the formula as speed is equal to distance traveled divided by time taken. This formula you have to remember. If a body travels a distance s in time t, मान लो डिस्टेंस s कवर कर रहा है इन टाइम t, then its speed, that is v, is given by s by t. v is equal to s by t. Now what is unit, what are the units of speed? The speed is a scalar quantity. The SI unit of speed is meter per second, okay, which is written as meter per second or ms inverse 1. The small value of speed are expressed in the unit of centimeter per second. सबसे छोटा यूनिट यही होता है. The high speed value as speed of a train, जैसे ट्रेन का स्पीड तो हम सेंटीमीटर या मीटर में नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे क्या, किलोमीटर पर आवर. ओके, दिस इज द हाई स्पीड वैल्यू. Now what is uniform speed and non-uniform speed?
If a body travels equal distance in equal interval of time, the same thing I am repeating, however small these intervals may be, then the body has uniform speed. Okay, a body has non-uniform speed if it travels unequal distance in equal interval of time. ठीक है, ये आप देखो, ये देखो यूनिफॉर्म स्पीड, ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 1 to 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 to 3 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर ही जा रहा है। तो ये जो कार है अभी ये यूनिफॉर्म स्पीड में, दैट इज कांस्टेंट स्पीड में है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो देखो यहाँ जब यहाँ से शुरू किया, दैट इज अब देखो यहाँ पर 1 सेकेंड में 4 मीटर गया, 2 सेकेंड में 10 मीटर गया। अगर वो 8 तक पहुंचता, 4 से जाकर 8 तक पहुंचता तो क्या होता, वो 4 मीटर होता, तभी उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते। लेकिन यहाँ देखिए ये पर सेकेंड 4 मीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर सेकेंड 6 मीटर गया, मतलब 10 - 4 = 6। सो आपका यहाँ टाइम इक्वल इंटरवल है, टाइम हमने 1 सेकेंड 1 सेकेंड दिया, लेकिन ये देखो ये कितना दूर चला गया, फिर यहाँ कम डिस्टेंस गया, फिर ज्यादा डिस्टेंस गया, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिफॉर्म स्पीड एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इन द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी दो चीज और पढ़ेंगे हम, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये अक्सर आपका न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ चेंजिंग स्पीड, मतलब स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, तो इसका मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द टोटल एवरेज स्पीड। हम कैसे निकालेंगे, आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए मैं हमारे घर से स्कूल की दूरी है, मेरी स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर, तो मैं अपने बाइक से गई, अपने स्कूटी से गई, तो मुझे पूछा जाएगा कि आप कितने किलोमीटर पर आवर में आप स्कूल आए। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं तो देखिए जहाँ भीड़ था वहां गाड़ी को थोड़ा स्लो किया, स्पीड कम किया, जहाँ खुला था रास्ता वहां पर मैंने थोड़ा स्पीड को बढ़ा दिया। तो ये जो स्पीड है मेरा कांस्टेंट नहीं रहा, ये यूनिफॉर्म स्पीड में मैं नहीं गई, तो ऑन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मैं गई। तो वहां पर मुझे स्पीड पूछा जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं थोड़ी ना बोलूंगी कि फर्स्ट किलोमीटर में इतना स्पीड में गई, सेकेंड किलोमीटर इतना स्पीड में गई, फिर थर्ड किलोमीटर में इतना स्पीड में गई, ऐसे तो नहीं बोलूंगी। तो मुझे आइदर मैं बोलूंगी कि एवरेज स्पीड बताऊंगी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताऊंगी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल। मान लो मुझे यहाँ से स्कूल जाने के लिए 15 मिनट लगा, और दूरी हो गया क्या 10 किलोमीटर। तो अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि 15 मिनट में मैं 10 किलोमीटर गई, तो मेरा एवरेज स्पीड में बताऊंगी कि डिस्टेंस दैट इज 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड, वो हो गया मेरा एवरेज स्पीड। नहीं तो फिर मैं बता सकती कि मुझे पता नहीं कितना स्पीड से आई, लेकिन मैं जब मेडिकल के पास पहुंची तो वहां मैं 40 किलोमीटर पर आवर में चल रही थी, तो दैट इज माई इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट मीन्स द स्पीड एट ए गिवन मोमेंट, ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं इतने बजे मान लो मैं घर से निकली 7 बजे, तो 7:05 पर मैं 40 किलोमीटर पर आवर में चल रही थी, तो दैट इज माई इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इन ए मूविंग कार इंस्टेंटेनियस स्पीड कुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्पीडोमीटर। ठीक है, हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम एक जगह पर कितने स्पीड में जा रहे हैं। देखो ये रहा, ये कार मूव कर रहा है, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, आपको देख के ही पता चल रहा है।
तो इसका अगर मैं स्पीड पूछूंगी कि इसका एवरेज स्पीड ही बताऊंगी। अगर कोई स्पीड पूछेगा कितना स्पीड से ये कार चल रहा है तो मैं एवरेज स्पीड बताऊंगी। ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो इसका एवरेज स्पीड होगा क्या, द टोटल डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर इसको हम नहीं लेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। सो यहाँ पर हमने मान लो टाइम को लिया, तो टाइम कितना टाइम में ये टोटल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, वो हो गया एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस मान लो इस जगह पर जब पहुंचा, हम स्पीडोमीटर में देखे कि वहां पर हमारा स्पीडोमीटर दिखा रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज स्पीड एट ए मोमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला ये है डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन स्पीड ऑफ द बॉडी विच इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, उसका क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो अभी कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए पूरी तरह। सपोज ए ट्रक ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। तो इससे हमको पता चल रहा है कि द ट्रक इज इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, 60 किलोमीटर गया, और सेकेंड आवर दूसरे आवर में क्या गया 80 किलोमीटर। तो इसका इक्वल डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140 किलोमीटर। और टोटल टाइम क्या हुआ आपका, फर्स्ट आवर फिर सेकेंड आवर दिया, तो 1 आवर, सो 2 आवर्स टोटल। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सो 140 बाय 2 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो एवरेज स्पीड है ट्रक का क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं एक दूसरा प्रॉब्लम दे रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है। सपोज ए बस ट्रेवल्स फास्ट 240 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, स्पीड दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। इट कवर्स नेक्स्ट 360 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर फिर से डिस्टेंस दे दिया और स्पीड दे दिया, लेकिन पूछा हमको क्या, एवरेज स्पीड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है 240 किलोमीटर एंड 360 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए हमको टाइम को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने टाइम को निकाला फॉर फर्स्ट 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर कितना स्पीड में गया, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज स्पीड इज 80, ये क्या था 80, 80 इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस हो गया 240 डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अभी हमारा क्या मिल जाएगा, इस तरह हमको टाइम मिल गया 240 बाई 80 इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो फर्स्ट केस में जो है हमको फर्स्ट 240 किलोमीटर कितना टाइम में क्रॉस किया, 3 आवर्स में। उसी तरह हमने सेकेंड, दैट इज सेकेंड केस में दैट इज 360 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर किया वो हमने निकाल दिया। जैसे यहाँ पर कितने स्पीड पे गया, 90 किलोमीटर पर आवर पे गया, तो यहाँ पर 360 बाई टाइम, 360 इज द डिस्टेंस, दिस इज द स्पीड, तो हमने टाइम को यहाँ पर निकाल दिया, तो 4 आवर्स है। अभी हमको मिल गया टोटल डिस्टेंस 240 प्लस 360 इज द टोटल डिस्टेंस। अभी टोटल टाइम क्या है 3 आवर्स प्लस 4 आवर्स। तो अभी हम अपना एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4।
So that will be your average speed. Okay. So इस सेशन में यहाँ तक डिस्कस करते हैं. प्लीज रिवाइज इट and please practice more and more numericals so that your doubts will be more clarified and your concept will be more clarified. And in our next session we'll discuss concept of velocity and concept of acceleration. Okay, thank you.